आज इस वीडियो के अंदर आपको ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो आपको फ़्रांस की ज़िंदगी के बारे में तफसील से बताएंगे कि आप फ़्रांस में रह कैसे सकते हैं, पढ़ कैसे सकते हैं, आ कैसे सकते हैं और यूरोपियन लाइफस्टाइल कैसे जी सकते हैं। मेरे साथ हमारे जो मेहमान हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं एजाज़ साहब। वो यूरोप में, फ़्रांस में काफ़ी अरसे से हैं। उनसे पूछते हैं कि वो कितने अरसे से यहाँ पे हैं और यहाँ पे लोग कैसे आ सकते हैं और यहाँ का लाइफस्टाइल कैसे एंजॉय कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इजाज़ भाई क्या हाल है? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। कोई बात इजाज़ साहब ने बड़ी मुश्किल से टाइम हमारे लिए स्पेंड किया है नहीं, और कोई उन्होंने बात। बड़े अच्छे तरीके हमें होस्ट किया है, हमें यहाँ के खाने खिलाए हैं। लोकल खुद बड़े अच्छे कुक हैं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मेहमान नवाजी किया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं ये अपनी वीडियो की जर्नी से पहले। आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आप कब से हैं फ़्रांस में? तकरीबन 27 साल हो गए मुझे। 27 साल, काफ़ी अर्सा होता है 27 साल। काफ़ी अर्सा। तो आप कैसे आए थे? पहले तो मेरा भाई था इधर, मैं फिर विजिटिंग वीज़ा लगवा के इधर आया। फिर तकरीबन 5 साल इनलीगल रहा, वही रिफ्यूजी करवाई। ओके। फिर इनलीगल रहा, काम करता रहा मैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है, इनका एक कानून है 5 साल हो जाएं तो वो आपको रेजिडेंस कार्ड दे देते हैं। सही। वो मैंने फिर अप्लाई किया, वो मुझे मिल गया। काम तो मैं पहले ही कर रहा था, वो को मिल जाता है इधर, ठीक है। फ्रांस में मिल जाता है। उसके बाद फिर मैंने काम शुरू किया। ज़ाहिर बात है, फिर जब पे स्लिपें वगैरह हुई तो बैंक के पास गया तो मैंने कहा जी मुझे मकान चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम क्रेडिट कर लेते हैं, तो इतनी किश्त होगी हमें दे दें। तो जो कोई उसमें पैसे कम होते हैं वो गवर्नमेंट दे देती है। फिर ठीक है। जैसे किराए का उनका हिसाब होता है इनका, ओके। बैंक का ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा किश्त बढ़ी हो तो फिर गवर्नमेंट भी देती है कुछ पैसे अपने पास से। तो बस फिर वो घर भी ले लिया। ज़ाहिर बात है, इसमें तो ईजी है सब कुछ, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। मतलब जैसे बच्चे हैं, बच्चों को आपको पैसे मिलते हैं। एक बच्चे के तकरीबन 170 यूरो हैं। 4 बच्चे हों तकरीबन वो 600 यूरो देते हैं। ये किस चीज़ का देते हैं? कपड़ों का, खाने का, इस चीज़ का, बस हर माह हर महीने 170 यूरो देते हैं एक बच्चे का। हाँ। तो इसका फिर उसके बाद जब वो 14 साल का होता तो उसका तकरीबन वो कर देते हैं, मेरा 350। 14 साल के बाद 350 कर देते हैं। फिर वो कॉलेज चले जाता है, वो 350 ही रखते हैं। फिर 400 हो जाता है, कॉलेज जाते हैं। फिर यूनिवर्सिटी में जब बेटी भी मेरी गई अभी, फिर वो अब 700 दे रहे हैं उसको। जब पाकिस्तान से कोई आएगा वो तो देगा पैसे, जैसे वो कहते हैं जी दे दें 20 लाख है, इतने पैसे जमा करवाएं, हर माह आपका 700 यूरो फीस होगी। ये गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसे फिर देती। तो वो जो बात लोग करते हैं वो गलत है? सब गलत है। मतलब लोग सिर्फ ट्रैप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग आपसे फ़ी लें, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट खुद सपोर्ट करती है हर बंदे को। ऐसा ही है। मैं आपसे मज़ीद इस तरह के सवाल करना चाहता हूँ कि आप अभी कुछ कारोबार कर रहे हैं अपना। हाँ बिल्कुल, आपने देखा रेस्टोरेंट डाला। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लोग कारोबार कैसे कर सकते हैं और आपने कब से कारोबार शुरू किया है और आप नौकरी या जॉब कितनी देर तक करते रहे? ज़ाहिर बात, वो तकरीबन 2.5 लाख का था रेस्टोरेंट। ये देखा आपने, मैंने फिर बैंक से बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप भी पैसे दें हम भी डालते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो रेस्टोरेंट आप ले लें। फिर गवर्नमेंट से पैसे लिए थोड़े से, तो आप देख लें वो चल रहा है। थोड़े अपने पास से डालें? हाँ अपने पास से, वो थोड़े बैंक से ले सकते हैं आप। मतलब बैंक ये चेक करता है कि आप खुद कितने सीरियस हैं, थोड़े बहुत आपको डालने पड़ेंगे और बैंक आपको सपोर्ट करता है, आप चला सकते हैं। बाद में उनकी जो भी आपकी उनकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे करते हैं। हाँ पे ऐसा ही है। बिल्कुल सही हो गया। तो कारोबार करना आसान है यहाँ पे? वैसे आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है इतना। बाहर के जो फॉरेनर्स आते हैं, स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा जो एशिया के लोग हैं या साउथ एशिया के लोग हैं, वो काफ़ी एस्पायर करते हैं यूरोप आना, फ्रांस आना, यहाँ के लाइफस्टाइल को जीना। तो क्या मतलब उनके लिए आके यहाँ कारोबार करना आसान है कि उनको पहले जॉब करनी पड़ती है या कोई और प्रोसेस? नहीं, जॉब वगैरह तो नहीं करनी पड़ती, वो पैसे के ऊपर ही होता है, आप कितना पैसा शो करते हैं। ये तो मुझे नहीं पता कितना पैसा है वो शो करने के लिए। फिर आप कर सकते हैं, फिर आप काम भी कर सकते हैं। तो कोई पर फिर वो कुछ देर आप काम करेंगे, फिर आप कहेंगे मुझे रेजिडेंसी का कार्ड चाहिए, तो फिर मेरा ख्याल है 4 साल बाद दे देते, 4-5 साल।
आपने मुझे एक बात बताई थी कि यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है, और जिस सिटी में इस वक्त हम रहते हैं यहाँ की आबादी का 50% स्टूडेंट ही सिर्फ। बिल्कुल ऐसे है। और ये बड़ी बात है। हाँ, आप गूगल में सर्च करें, वो 34 लाख है इसकी आबादी, 17 लाख स्टूडेंट लिखा हुआ है। और इस शहर को लिल नाम है इसका, और इसको यूनिवर्सिटी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा ही है। और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, मतलब हॉस्पिटल जो है, मेडिकल फील्ड है, यूरोप का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा। और मैं जैसे हॉस्पिटल का है कि मेडिकल जो है, जो मिनिमम जिसकी तनख्वाह है उसका तकरीबन फ्री है। जैसे वो आपकी तनख्वाह बढ़ती जाती है फिर वो कुछ पैसे लेते हैं, वरना हर चीज़ फ्री है इधर। क्या आप बता सकते हैं कि मिनिमम तनख्वाह का सिस्टम यहाँ इधर 1250 है, 1270 यूरो। 1270 यूरो ये मिनिमम। कोई भी आप छोटी नहीं दे ही नहीं सकते, वो कानून के खिलाफ है। और इसमें कितने घंटे काम करना होता है, कितने दिन काम करना होता है? इसमें आइए मैं बताता हूँ। इसमें कि ये देखें ना आप, 8 घंटे काम है करना है, वही घंटा छुट्टी होती है, 1250 देना। सबसे मेन जो इसमें बात है, 4 घंटे आपने काम करना है। मिसाल के 4 घंटे काम किया, क्योंकि घर में भी आपको 100 मसले बन जाते हैं ना। 4 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट पे करेगी। फिर आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे नहीं कर रहे, वो 4 घंटे के पैसे डालेगी गवर्नमेंट, आपकी पूरी तनख्वाह कर देगी। इनका कानून है। उसकी क्या वजह हो सकती है, मतलब कि इंसानियत के नाते जो कहते हैं जी ये मुझे 4 घंटे का काम दे रहे हैं, वो यही कहेगा, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में जैसे वो 4 घंटे ही काम कर रहे हैं। सही। जो लड़के हैं, ओके, 4 घंटे कर रहे हैं, कहते इससे ज़्यादा मुझे काम नहीं था। फिर 4 घंटे गवर्नमेंट देती है पैसे। मतलब आपको गवर्नमेंट की तरफ से, या आप काम करें, मिल मिला के कम से कम जो बेसिक है आपको तनख्वाह कह सकते हैं, 1200 वो 1200 पूरा करना है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने उनके रूल के अंदर शामिल है। ऐसा ही हर बंदे को जो उनके मुल्क में रह रहा है उसको। बिल्कुल ऐसा ही। ये वो कम है तो फिर ज़्यादा डालेंगे, 3 घंटे या 2 घंटे फिर उतने उनको डालने पड़े, क्योंकि वो हम कहेंगे जी हमने काम, हमारे पास इतना ही है काम, ज़्यादा काम नहीं है। अगर बाई चांस आपको काम नहीं मिल रहा तो हाँ, उसका बाई चांस नहीं मिल रहा, फिर इनका वो गवर्नमेंट है, इनका वो कहते हैं जी मुझे काम नहीं मिलना, फिर वो समाज पे भेज देते हैं। समाज बोलते हैं, जैसे आप कह लें कि काम नहीं जो कर रहा उसको पैसे देते हैं, वो आपको ऐसा करेंगे। स्कॉलरशिप पे नहीं, स्कॉलरशिप समाज बोलते हैं, ये जैसे बोल रहे हैं एक अलाउंस जो काम ना करने का, वो देंगे। तो वो उसको जैसे मैंने बताया 1270 है ना, फिर वो 1000 देंगे। वो कहेंगे 1000 ले जा तो काम ढूंढ, फिर उसको जो कंपनी है उनके तरफ भेजेंगे। वो जो आपको सोसाइटी होगी या जो भी एजेंसी होगी, वो मुख्तलिफ जगह पे भेजेगी आपको, जाओ वहाँ पे हमने काम ढूंढा, देखो जाके आपको ठीक है, ठीक लगता है, या उनको नहीं लगता वापस आ जाओ, कहीं नहीं दिया, वो आपको 1000 यूरो देते जाएंगे। उससे ये होगा आपका वो जो गैप है वो किराए में बढ़ा देंगे, मकान का किराया, उस बैलेंस उन्होंने वो ही करना है। बिल्कुल सही। ये आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट आपकी पूरी वो पूरी कर देनी है उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। और लोग अगर आना चाहें आ कैसे सकते हैं? कुछ लोग शौक़ रखते हैं या मुझे फ्रांस जाकर काम करना है, और वो कैसे आ सकते हैं? मतलब वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, क्या उनको पहले कोई जॉब यहाँ पे ऑनलाइन ढूंढनी पड़ेगी, किसी से रब्ता करना पड़ेगा? बिल्कुल, मैंने तो जो देखा, हमारी जो लड़के हैं वो इंडियन है, एक सिख भी है लड़का, एक लड़की भी आई थी, अर्बन भी काम कर रहे हैं, उनसे मुझे ज़्यादा पता चला कि हमने अप्लाई किया वहाँ से वीज़ा, क्योंकि कहते हैं ये इधर की फ़ीस बहुत कम है। वो कहते हैं ये इंग्लैंड में भी बहुत ज़्यादा है, जर्मनी में भी बहुत ज़्यादा, हर तरफ इनकी बहुत कम है। सबसे बड़ी इनकी बात है, उन्होंने काम की इजाज़त बंद कर दी है इंग्लैंड ने। ओके, इन्होंने काम की इजाज़त बंद कर दी है। इधर अभी भी जाए वो आपको कार्ड दे देते हैं, तो पहले टाइम आप जो हैं वो पढ़ते हैं, पिछले वो टाइम जो है वो 4 घंटे आप काम करते हैं, आप कर सकते हैं। जरिए उसमें से वो अपनी फ़ीस भी देते हैं, अपने घर भी भेजते हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान नहीं है, वो बताता है ना मुझे। तो फ्रांस की हुकूमत इजाज़त देती है काम करने की? बिल्कुल देती है। उसके बाद वो जो अपना वो पढ़ाई ख़त्म कर लेता है, वो कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद वो ज़ाहिर बात है जॉब ढूंढ ले, उसको वो 2 साल की फिर पे स्लिप चाहिए होती है, फिर उसको पक्का रेजिडेंस दे देते हैं। पक्का रेजिडेंस हो गया तो फिर उसकी सारी फैसिलिटियाँ लग जाएंगी, फिर किराया, जो भी बच्चे हैं तो बच्चों को जो भी है
बिल्कुल ठीक। वो लग जाएगी फिर। तो आपको एज ए नेशनल प्रॉपर हर किस्म की मेडिकल स्टडी की, रहने की हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ, आपको बिल्कुल। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। हाँ काम है तो आप काम करेंगे, उसके बदले में आपको जो मराहत मिलेंगी, जो सहूलतें मिलेंगी वो मिलती ही मिलती। अगर खुदा न खासा आपके पास जॉब नहीं है, मसला है, तो आपको मतलब इंसानियत की ग्राउंड पे आपको पूरा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं कि आप भूखे होंगे, परेशान होंगे, किसी की जाके भीख मांगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। ठीक हो गया। एक बात और मैंने नोट की है, मैं पेरिस में भी था, काफ़ी दूसरे शहरों में जाने का मौका मिला, मैंने कहाँ पे देखा है जहाँ पे जो रश वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी बेकारी भी बैठे नज़र आते हैं। अगर गवर्नमेंट इतना कुछ करती है तो ये लोग कहाँ से आते हैं? क्या इनके पास पैसे नहीं मिलते या इनको होते नहीं है, क्या इलीगल होते हैं? थोड़ा इनके बारे में बताएं। ये मैंने वही ना, ये फ्रेंच ही हैं शुरू से, इनका जब का मैं ये सिस्टम मैंने देखा, ये बंदे इन्होंने रखे हुए हैं, नशा करते हैं, वही उनको 800-700 यूरो जो मिलते हैं, वही शराब ली, वो पी ली, बस गिर गए, वो आते हैं, उसको उनको उठा के ले जाते हैं, नहलाते हैं, देखते हैं कोई ट्रीटमेंट करनी करके फिर छोड़ जाते हैं कपड़े ने बना के। अच्छा, उनका ख्याल भी रखते हैं? और ख्याल रखते हैं सबका, उठा के ले जाते हैं, जब गंदे हों, बहुत ज़्यादा गिर जाएँ तो चोटें लग जाती हैं, जब पी होती है वो इधर लग गया उधर लग गया मेट्रो में, तो फिर उठा के ले जाते हैं, तो बस चलते। कुछ रोमानियन बल्गारियन भी हैं। अच्छा, बाहर के लोग भी आए होते हैं? बाहर के लोग भी हैं, वो भी ज़्यादा वही हैं। ओके ओके। वो अब जब का वो यूरोप इकट्ठा हुआ है तो उस टाइम का ये शुरू हो गया। मतलब जो थोड़े से हल्के मुल्क के जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो वहाँ से लोग आ जाते हैं, तो आके काम की तलाश भी रहती है, या नशे में पड़ जाते हैं, उल्टे उल्टे काम करते हैं, तो ऐसा ही है। उनकी भी तादाद ज़्यादा है। यहाँ फिर इनका, आप फ्रांस में आते हैं वीज़ा लेके फ्रांस का, तो इधर आके आप रिफ्यूजी करवाते हैं, क्रिटिकल स्टेज जो है उसमें आपका केस चलेगा तकरीबन 1 साल के करीब। यहाँ देते हैं पैसे 400 यूरो मुझे लग रहा है देते हैं, इतना मुझे अब नहीं पता। बिल्कुल सही। 400 यूरो देते हैं, आपका केस ख़त्म हो जाता है। उसमें होता है कि आप किसी जगह काम करते रहें, इनलीगल करेंगे, अपने नाम के ऊपर पे स्लिपें लेते हैं, 3 साल की 2 साल की पे स्लिपें हों, 3 साल आपको उधर फिर रहते हो तो आपको रेजिडेंस कार्ड दे देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा समअप करना चाहूँगा कि देखें, यहाँ पे इंसान अगर आ जाए ना, आते हैं लोग क्योंकि जॉब की तलाश में, या कोई भी पैशन हो सकता है, या उनको एक कहीं ना कहीं एक शौक़ होता है कि मैंने फ़लाँ मुल्क में जाना है, एक हाइप क्रिएट हुई होती है। तो लोग जब आ जाते हैं, वो इंसान होते हैं, उनको बाहर नहीं निकालते, उनका ख्याल रखते हैं। इलीगल काम करना अच्छी बात नहीं है, उसका एंड ऑफ द डे आपको ही पे करना पड़ता है, 4-5 साल स्ट्रगल करनी पड़ती है, कम सैलरी पे काम करना पड़ता है, मराहत कम होती हैं। चूज़ आपने करना है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो इंसानियत, ह्यूमैनिटी जो ग्राउंड है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंसानियत टॉप पे है। लोग इंसाफ करने की कोशिश करते हैं अपने लोगों के साथ, उनको ये नहीं मजबूर करते कि आपको पास कुछ नहीं है, किराया नहीं है, घर का खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो आप जाके भीख मांगे। लोगों को इस माहौल इस लोगों को इस लेवल तक नहीं लेके आते। लोग खुद करना चाहें तो वो लोग करते रहते हैं, ऐसे ही। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट की, थोड़ा सा इसका दूसरा पहलू है कि मैंने यूरोप में ट्रैवल करके देखा है बाय रोड, तो फ्रांस में पेट्रोल सबसे महंगा है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो। इसकी क्या वजह हो सकती है? मतलब तकरीबन 40% महंगा है। मैं बताता हूँ, इनके यूरोप में सबसे ज़्यादा टैक्स है। टैक्स शायद स्वीडन के थोड़े से ज़्यादा इनसे हों, सबसे ज़्यादा हर चीज़ का, तनख्वाह का, फैसिलिटी भी देते हैं पर टैक्स ज़्यादा रखे हुए हैं। जैसे आपने रोड देखा है, उधर पैसे लेते हैं, ये जर्मन में नहीं है, जर्मनी में टोल टैक्स नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं इस पे आने लगा था कि फ्रांस के जितने रोड्स हैं पूरी यूरोप से कंपेयर करें तो सबसे एक्सपेंसिव है। हाँ, पर उसका फ़ायदा फिर वो बंदों पे ही लगाते हैं। ओके, बस वो देखते हैं हमने पैसे बंदों पे ही लगाने हैं, जैसे भी लगाने हैं इनके ऊपर ही लगाने हैं। टोल टैक्स इकट्ठा हो रहा है या टैक्स इकट्ठा हो रहा है या हर चीज़, ड्यूटी इकट्ठी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो इनका एक दायरा है, अलकासों फैमिलियाल उसको बोलते हैं, वो सबको वो पैसे देता है, ये सारा पैसा उनको दे देते हैं, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है हॉस्पिटलों को, जारी बात है, फ्री इलाज कराते हैं, फिर उनको पेमेंट करते हैं, फिर जो बच्चों के पैसे आते हैं जो सब वो पेमेंट करता है हर जगह। बहुत शुक्रिया आपका इस बात को भी खुलासा करने के लिए। एक और बात मैंने देखा कि आपको मैंने मेडिकली
ट्रीट होते भी देखा है कि आप कहीं जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उसमें थोड़ी डिटेल में बताएंगे आप देखो कि कैसे इतना ट्रीटमेंट आपको मिलता है, थोड़ा कि कैसे लोग आपको बता फैसिलिटेट करते हैं, लेके जाते हैं, कुछ ऐसा क्या है? देखे ना, मैं वो मेरा हरनी का ऑपरेशन हुआ है अभी, तो थोड़ी सी उसमें प्रॉब्लम आ गई। उन्होंने कहा जी तुमने काम नहीं करना, हम इसको देखेंगे, गाड़ी आएगी तुम्हें, वो घर से ले जाएगी। मैं जाता हूँ सुबह, गाड़ी आती है, वो ले जाती है, वो हल्का सा वो लेज़र मारते हैं, क्योंकि पहले ऑपरेशन हुआ है, कोई उनको नहीं पता, नहीं मुझे तो नहीं इतना पता, कोई ठीक नहीं है, वो मुझे आधा घंटा रखते हैं, लेज़र लगाते हैं, काफ़े बिस्किट वगैरह वो बंदे सुबह सुबह आए होते हैं, वो पेश करते हैं, आप पिए। दोबारा फिर मुझे उन्होंने पूछा जूस पीना, सब गिलास रखे हुए थे, आप जो पीना पिए। उसके बाद वो गाड़ी वाला जो होता है फ़ोन फिर मैं कर देता हूँ, वो आता है, वो फिर मुझे घर छोड़े। मैं 5 दिन मैं जाता हूँ, तो यही तरीका है। मतलब कह सकते हैं कि आपका 1 यूरो का भी खर्चा नहीं होता? नहीं, एक आपको लेके भी वो जाएंगे, लेके भी वो आएंगे, खाने पिलाने का सिस्टम जो भी है, जो भी उन्होंने रिसर्च करनी है, मशीनरी सब कुछ, टेस्ट, सब मेडिसिन, A to Z, A to हर, मैंने कहा ना, हर टेस्ट मुझे खुद ही उन्होंने क्या काम नहीं तुमने करना, खत्म, तुमने 5 दिन ये करानी है, जब तक तुम नहीं ठीक होगे हम पैसे वही देंगे, सीधा सा वो हिसाब है, जितने आपकी सैलरी है वो देंगे हम। मतलब आपके ट्रीटमेंट के दौरान उन्होंने बोला काम नहीं करना, तो उसके दौरान जो पैसे जो भी आप कमाते हैं उतने वो आपको देंगे? बिल्कुल देंगे। क्या बात है, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। नहीं ऐसे ही, ऐसे ही मैंने दुनिया के दूसरे, ये तो अभी आपने कुछ चंद चीज़ें ना बहुत ही आगे है, ये आप पूछते जाएंगे, जब निकलती जाएंगी चीज़ें, निकलती जाएंगी, आप कहेंगे ये क्या बंदे हैं। एक्चुअली मुसलमान ये हैं, कानून भी जो हज़रत उमर फारूक के कानून है वो उन्होंने अपनाए हुए हैं। मतलब है कि इनके नाम मुसलमानों वाले नहीं है, बस, लेकिन इस्लाम पूरा यहाँ पे, यहाँ तो आप सुन रहे होंगे। ये सारी चीज़ें सुन के आपका दिल करेगा यहाँ पे रहने के लिए, आने के लिए। मैं इस मुल्क की मार्केटिंग नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ आपको अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, जो इल्म है, वो शेयर कर रहा हूँ कि दुनिया के रंग देखें, मुस्लिम मुल्कों में देखें क्या हो रहा है, गैर मुस्लिम मुल्कों में क्या हो रहा है, इंसानियत कहाँ पे है, इंसानियत कहाँ पे नहीं है। तो मज़ीद बातें जारी रखेंगे, आप वॉच करते रहें वीडियो को। ये तो हो गया, इनके जो टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ये इंसानों पे लगाते हैं। आप कुछ एजुकेशन का बता रहे थे कि एजुकेशन का निज़ाम यहाँ पे कैसे है, कितना चार्ज करते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में? वही मैंने कहा, वो हमारे पास वो पाकिस्तानी लड़का, उसी ने बताया मुझे, तो तभी ज़्यादा इल्म इसके मतलब हुआ है ना, ये वो सारे वो स्टूडेंट ही काम कर रहे हैं। तो वो कहता है जी 200 यूरो मैं देता हूँ, उसमें उन्होंने घर भी दिया हुआ है, तो किचन वगैरह, खाना मेरा ख्याल 1 टाइम का देते हैं, बाकी वो आपने बाहर से खाना होता है, बाकी बेड वगैरह सब चीज़ें जो है ना वो उन्होंने दी हुई हैं। वो सब स्टूडेंट ऐसे ही रह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप कह सकते हो 200 यूरो के अंदर जो बंदा बाहर से आया, बहुत कम है, इधर लोकल नहीं है यहाँ का, नहीं लोकल नहीं, उसको सिर्फ 200 यूरो देना पड़ता है, और फैसिलिटी सारी ये भी यही देते हैं। यही देते ये तो फ्री में है फिर भी। फ्री में है ना, बहुत सस्ता है वाकई, दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा। मैंने सुना इंग्लिश में पढ़ा है तो इधर फ्रेंच है, पर वो इंग्लिश में भी है पढ़ाई, इधर इंग्लिश भी सिखा बिल्कुल। अब देखे ना, वो भी इंजीनियर है, जो इंडियन लड़का है वो रोबोट इंजीनियर है, मास्टर कर रहा है, इधर मास्टर करने के लिए आया है। मैं सब बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। वो लड़की अरबी है जो है, वो भी कोई इंजीनियरिंग कर रही है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे सब, और सिर्फ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए घर में पैसे भेजते हैं, घर में पैसे यही कहते हैं, एज ए वेटर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। वो काम करके घर में भी भेजते हैं, फीस भी देते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, सब कुछ। तो जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी उनको इधर काम मिल जाएगा। मैंने बताया 12 पे स्लिपें वो इधर ही लगा रहेगा, और कहेगा ये ठीक है मुझे आप काम दे दें तो मैं इधर ही करूँगा। जब उसका कंप्लीट हो जाएगा फिर वो जाके अपना काम करे। नहीं भी मिलती, मिसाल के तौर पे 2 साल के लिए या 1 साल किया, फिर एक मिल गई उसको, तो वहाँ चले जाए तो उसको मिल जाएगा, तो रेजिडेंस हो जाएगा। तो जो सुन लिया आपने, फिर वो हर चीज़ उसको लग जाएगी, फिर सारी सहूलतें सिटीजनशिप की आपको मिल जाएंगी। हाँ सब। वेरी गुड। कोई मज़ीद आप बताना चाहें फ्रांस के बारे में? आपने क्योंकि 27 साल माशाल्लाह यहाँ पे गुजारे हैं,
आपकी फैमिली यहाँ पे है, आपने कारोबार किया, यहाँ पे आपने जॉब भी की है, तो कुछ अगर मैसेज देना चाहें लोगों को, जनरल मैसेज। मैसेज यही है, सबसे बड़ी बात ये, दिल से साफ, झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। हमारे, मैंने आगे भी आपको बताया, छुट्टी करनी किसी और वजह से जाना, जी वो मेरे दर्द हो गया, ये हो गया, उन्होंने कहना बिल्कुल ठीक है, तुमने दवाई खाई थी, ये किया था, आगे से ये कहना। पर हमारे बंदे झूठ बोल देते हैं। ये साफ है, दिल के साफ लोग, ये साफ लोग, सबसे बड़ी बात है यही। मैं झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं करना, दिल साफ। तो आपका लोगों के लिए भी यही मैसेज है कि आप भी इन चीज़ों से परहेज करें, सीधा चलें। अल्लाह आप आगे लेके जाता है फिर ऑटोमेटिकली। मैं इतनी ख्वाहिश नहीं है मुझे पैसों की, सही मैं कह रहा हूँ, पर ऑटोमेटिकली आगे जा रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली। नीयत साफ, अब बस ये है, मंजिल आसान। मैं सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल सही। आपको पता है पहले मैं काम भी नहीं कर रहा था, तो फिर जारी बात है, फिर आप ऑटोमेटिकली आप आगे जाते हैं। सिस्टम आपको धक्का लगाता है आगे को, आप ना भी चाहें तो फिर भी सिस्टम धक्का लगाता है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत साफ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप बस मैं कहा फिर रंग ले आता है अल्लाह, जारी बात है, तवक्कल रखना चाहिए अल्लाह के ऊपर, क्लियर हो जाता। मैं तो कहता हूँ जो लोग हैं नेट से देखें, वाकई लिल में सस्ती पढ़ाई है ये, क्योंकि वो मुझे तब ज़्यादा पता है कि वो लड़के काम करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि हाँ ये तुम ये कर। मैंने इंडियन से भी पूछा, पाकिस्तानी से भी पूछा, वो अर्बन से भी, सेम ये चीज़ है, घर भी मिल जाता है आपको, हर चीज़ मिल जाती है। आप आ जाए एक दफ़ा, समझेगा आपकी ज़िंदगी बन गई, आप इधर ही हैं। हाँ बस इधर ही हैं, बिल्कुल ईमानदारी से रहें, अच्छे से मैंने रहें। जो बंदा इधर आए देखा है ना, वो गया नहीं वापस। बाद में 10 साल बाद मुझे मिला, उसके पास कागज बच्चे भी आ गए, इनलीगल देखा था मैंने, फिर नहीं हो गया इस मुल्क से, बिल्कुल सही। फिर वो आगे गया। एक बात मैं बता देता हूँ, वो लड़का था, एक लड़का लेके आया, कहता जी मैं इसको नीज से लेके आया हूँ, वो बॉर्डर क्रॉस किया था, तो इसको तो बड़ी भूख लगी है। तो मेरा कज़न भी था, काम करता था वो मेरे साथ, तो कहता है इसको भूख लगी है, कोई काम हो। मैं कहा चलो भूख लगी, मैकडॉनल्ड चले चलो, उसको गए, खाना खिलाया। कहता है इसका तो अभी भी भूख लगी है, ये तो बहुत भूख है। फिर मैंने कहा एक और मैं नहीं मंगवा ली। कहता है इसकी भूख तो अभी भी नहीं। मैं कहा तुम खा लो, कोई नहीं। खैर वो कोई नहीं, उसका रिहाइश का बंदोबस्त किया। मैं 2 दिन उसको मिला हूँ, अफगानी लड़का, पाकिस्तानी था, वो चले गया। कोई मैंने तकरीबन 10 साल नहीं, मैं तकरीबन कोई 7-8 साल बाद वही कज़न जो मेरा था, तो वो कहता मैं काम लग गया हूँ, मैं एक जगह, मैं किधर लग गया? कहता मैं ड्राइविंग करता हूँ, वो मार्शे लगाता है, वो जो मार्केट होती है कपड़े की। तो मैं किसके पास? कहता वो जो पठान लड़का आया था ना, उसके पास मैं काम लगूँ। मेरे ज़मीन निकल गई पहुँच। मैं कहा ये हो ही नहीं सकता। कहते हैं उस, क्योंकि उसने रिफ्यूजी अप्लाई की अफगानियों की, उसको रिफ्यूजी पासपोर्ट मिल गया, उसकी वैल्यू बड़ी थी। वो किसी मार्शे में काम शुरू किया उसने, जब काम शुरू किया पैसे आ गए, उसने खुद लगाना शुरू कर दी। उसको ड्राइविंग नहीं आती थी। साहब लगाओ जी, हमारे पास काम करता, मैं कज़न मेरे साथ ही था, वो ड्राइवर लग गया उसका 8 साल बाद। सही है। देखे ये वो मुल्क है, मतलब लाइफ चेंज हो जाती है कुछ भी। मैं कहता था कि यार इस बंदे का क्या बनेगा, अल्लाह इसका कुछ कर दे। हकीकत बात है यार, इतना भूखा, ना उसका घर है ना कपड़ा है, कुछ भी नहीं है उसके पास, कुछ नहीं, ज़ीरो, कुछ नहीं। ये वो मुल्क है। बहुत शुक्रिया आपके इतना डिटेल में बताने के लिए। इसमें काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी, आसानी पैदा होगी। अगर आपका भी शौक़ है फ्रांस में आके रहने के लिए, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, काम शुरू करें, स्टडी करें, थोड़ा इंटरनेट पर जाएं, सर्च करें, आसानी से वीज़ा मिल जाता है, आसानी से स्टडी वीज़ा मिल जाता है, काम का वीज़ा मिल जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर जो मैं आपको बोलूँगा, आपने जब अप्लाई करना है, ईमानदारी से अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करेंगे ईमानदारी से, यकीन कीजिएगा आपको सब कुछ मिलेगा जो आप नहीं भी चाहते। लेकिन अगर आप 2 नंबर रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो शॉर्टकट में नुकसान होगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन फिर भी अगर आप इस मुल्क में आ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। यहाँ पे पहुँचना शर्त है, उससे पहले क्या होता है अल्लाह जानता है।
यहाँ पे आने के बाद अल्लाह ही जानता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। जैसा कि एजाज साहब बता रहे हैं कि कई लोग आए हैं जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बाद इस वक्त अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, मालिक कारोबार बन कर रहे गए हैं, मालिक बन गए हैं। मालिक बन तो अगर आप भी कुछ ऐसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप भी कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको मुख्तलिफ मुल्कों से रिपोर्टिंग करता रहूँगा, बताता रहूँगा किस मुल्क में कैसा लाइफस्टाइल है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं, मर्ज़ी आपकी है। आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी भी मुल्क से। अगर आपने अपना ख्याल रखा, आपकी ज़िंदगी वहाँ पहुँचेगी जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इंस्पिरेशन कंटिन्यूज़। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसी तरह की मुख्तलिफ मुल्कों से मालूमात मिलती रहेगी, ताकि आप चूज़ कर सकें आपने दुनिया में कहाँ रहना है, कहाँ पढ़ना है, कहाँ कारोबार करना है। अपना ख्याल रखिएगा।